हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं रमोद कुमार, आप सभी को मेरे YouTube चैनल रमोद सर बायोलॉजी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक पिछले जो वीडियो बनाए थे उसमें रूट के बारे में बताए थे। आज मैं आपको स्टेम के बारे में बताएंगे। ये देखो, स्टेम तना पार्ट वन का मतलब ये दो पार्ट में बनेगा। एक पार्ट में काफी लंबा होगा, तो ये दो पार्ट में हम बनाएंगे इसको। ठीक है, तो ये स्टेम तना आप देखते हैं कि स्टेम में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखो, ये आपका ये पिछले क्लास में हम बताए थे कि बीज को अगर तोड़ेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें ये दो पार्ट में बटा होता है। नीचे वाला हो गया रेडिकल मूलांकुर, और ऊपर वाला हो गया पुलमुल प्रांकुर। ऊपर वाला हो गया पुलमुल प्रांकुर। ठीक है, तो रेडिकल से किसका विकास हुआ था? जड़ का। और ये पुलमुल से किसका? स्टेम यानी तना का विकास हुआ। तो इसको हम लोग परिभाषित करेंगे कि पौधे का वह भाग जिसका विकास पुलमुल प्रांकुर से होता है और यह भूमि के ऊपर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? भूमि के ऊपर बढ़ता है। और तना का जो कलर होता है, ये आपको पता है, ये हरा रंग का होता है, बाद में ये ब्राउन हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग रंग की बात नहीं करते। जैसे जड़ में हम लोग कहते हैं कि जड़ का रंग भूरा या मटमैला होता है, तो यहाँ इसमें कलर नहीं। ठीक है, कलर की बात ही नहीं करेंगे। तो पौधे का वह भाग जिसका विकास पुलमुल प्रांकुर से होता है और यह भूमि के ऊपर बढ़ता है। अब देखो, या तो भूमि के ऊपर बढ़ा, लेकिन अपवाद है। क्या अपवाद है? सो आगे बताते हैं। अब देखो, यह तना जो है भूमि के ऊपर बढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक यानी धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। भूमि के ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, यह भूमि के ऊपर बढ़ता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? निगेटिवली, या प्रकाश की ओर बढ़ता है तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बढ़ता है तो निगेटिवली क्या हो जाएगा? जियोट्रॉपिक यानी ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। लेकिन एक चीज और है, ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक का अपवाद है। अपवाद क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम यानी भूमिगत तना जो है इस परिभाषा के अपवाद है। जितना भी तना है वो भूमि के ऊपर बढ़ता है, लेकिन जो अंडरग्राउंड भूमिगत स्टेम है, तना है, वो भूमि के अंदर में बढ़ता है। जैसे हल्दी, अदरक, ओल, अरबी, लहसुन, प्याज, आलू, ये सब इस पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक के अपवाद है। अब आप पिछले क्लास में देखे थे, इस तरह का स्ट्रक्चर था। इसको हम लोग बोले थे नोड। ये था नोड, संधि, और दो नोड के बीच की दूरी था इंटरनोड यानी पर्व संधि। तो ये नोड और इंटरनोड जड़ में क्या होता है? पाया जाता है। तना में नोड और इंटरनोड क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, जड़ में नहीं होता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर इस पर हम लोग देखते हैं। इसको बोलते हैं बड्स यानी कलियां। तो ये जड़ तना में क्या होता है? नोड होता है, तो नोड पर बड्स कलियां भी होती है। ठीक है, और तना में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित पाया जाता है। तना में क्या होता है? क्लोरोफिल, पर्णहरित पाया जाता है। क्लियर? फिर से समझिए, पौधे का वह भाग जिसका विकास पुलमुल प्रांकुर से होता है और यह भूमि के ऊपर बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो,
यह प्रकाश की ओर बढ़ता है तो ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक यानी धनात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है। लेकिन अपवाद क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तना इस परिभाषा का अपवाद है, यह भूमि के अंदर बढ़ता है। यह निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है यानी ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। तना में नोड इंटरनोड यानी संधि और पर्व संधि, दो नोड के बीच की दूरी को इंटरनोड कहते हैं। जैसे गन्ना में हम लोग इंटरनोड ही खाते हैं, ठीक है। तो ये नोड और इंटरनोड पाया जाता है और नोड पर बड्स भी पाई जाती है, कलियां भी पाई जाती है। ये तना में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेम। टाइप्स ऑफ स्टेम, ये तना के प्रकार, तना के प्रकार, ये दो प्रकार का, स्ट्रॉन्ग स्टेम, मजबूत तना, और ये हो गया वीक स्टेम, वीक स्टेम, कमजोर तना, मजबूत तना और कमजोर तना, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग स्टेम किसको कहेंगे? वैसा तना जिसको सीधा रहने के लिए किसी सहारा की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग स्टेम कहें। ध्यान से समझिएगा, वैसा तना जिसको सीधा रहने के लिए किसी सहारा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग स्टेम, मजबूत तना कहेंगे। जैसे छोटा पौधा का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे धनिया, मिर्च, उसके बाद बैगन, भिंडी, सरसों, धान, गेहूं, आम, जामुन, लीची, फिर बड़े पौधा का आम, जामुन, लीची इत्यादि। तो छोटा पौधा और बड़ा पौधा दोनों मिला के समझना है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ा पौधा का एग्जाम्पल दीजिएगा तो फिर छोटा पौधा का एग्जाम्पल में समझ में नहीं आएगा। तो वैसा तना जिसको सीधा रहने के लिए किसी सहारा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको मजबूत तना कहते हैं। जैसे सरसों, गुलाब, धनिया, मिर्च, भिंडी, बैगन, धान, गेहूं, आम, जामुन, लीची इत्यादि। उसके बाद कमजोर तना, वैसा तना जिसको सीधा रहने के लिए किसी सहारा की आवश्यकता होती है, बिना सहारा के ऊपर बढ़ नहीं सकता है, चढ़ नहीं सकता है, नीचे में ही फैला रहेगा। तो इसमें एक लाइन में एग्जाम्पल है लत्ती वाला पौधा। कौन? लत्ती वाला पौधा। क्या हो गया? लत्ती वाला। जितना लत्ती वाला पौधा है, कद्दू, करेला, नेनुआ, ककड़ी, खीरा, पान, मनी प्लांट, सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जितना लत्ती वाला, अंगूर, सब जितना लत्ती वाला पौधा है, सब ये वीक स्टेम, कमजोर तना का एग्जाम्पल होगा। क्लियर? अब देखो स्ट्रॉन्ग स्टेम में दो आता है, एक आता है कल्म। कल्म हिंदी भी होता है कल्म। अब जरा कल्म को समझिएगा। ये देखिएगा, कल्म के अंतर्गत वही पौधा आएगा जिसका नोड ठोस होगा और इंटरनोड खोखला होगा। ये इस तरह का नोड ठोस और इंटरनोड खोखला, उसको हम कल्म के अंतर्गत रखेंगे। और इसका एग्जाम्पल हो गया, क्या हो गया? धान, गेहूं, बांस। धान में, गेहूं में, बांस में देखिएगा नोड ठोस और इंटरनोड खोखला, उसको हम क्या कहेंगे? कल्म। और ये हो गया धान, गेहूं, बांस, ठीक है। एक नरकट भी होता है जिससे बांसुरी बनता है, वो कल्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा इसमें होगा कॉडेक्स। कॉडेक्स, कॉडेक्स, कॉडेक्स में वही आएगा वैसा तना जिसमें ब्रांचेज नहीं होती है, डालियां नहीं होती है, शाखा विहीन होता है, और जिस पर पत्तियों के झड़ने के निशान होते हैं। जैसे ताड़, खजूर, नारियल। पपीता नहीं होगा, क्योंकि पपीता जब पुराना होता है तो एक ब्रांच निकल जाता है, ठीक है। तो ताड़, खजूर, नारियल इसका एग्जाम्पल होगा। तो कल्म का एग्जाम्पल कि वैसा तना जिसमें नोड ठोस और इंटरनोड खोखला होता है, उसको धान, गेहूं, बांस हो गया। और कॉडेक्स में वैसा तना जो शाखा विहीन होता है, जिस पर पत्तियों के झड़ने के निशान पाए जाते हैं, उसको हम कॉडेक्स कहते हैं। और उसके अंतर्गत आता है ताड़, खजूर, नारियल इत्यादि। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ
स्टेम पर। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तना का रूपांतरण, तना का रूपांतरण। तना का रूपांतरण में 3 इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आपसे पूछता है 2 ही, लेकिन पढ़ेंगे 3। एक हो गया अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तना, भूमिगत तना। दूसरा हो गया सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम। अर्ध वायवीय तना। और तीसरा हो गया एरियल स्टेम, एरियल स्टेम। यह हो गया वायवीय तना। ठीक है। अब देखो अंडरग्राउंड स्टेम, ये टोटल के टोटल भूमि के अंदर में होगा। ये सब एरियल, आधा भूमि में आधा भूमि के ऊपर, और एरियल ये कंप्लीट मॉडिफिकेशन भूमि के ऊपर होगा। क्लियर। तब आइए हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम में देखते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम भूमिगत तना। अब देखो भूमिगत तना किसको कहेंगे? वैसा तना जो भूमि के अंदर में रूपांतरित होता है, मॉडिफाई होता है, और अपने जीवन की रक्षा के लिए भूमि के अंदर में बढ़ता है, और भोजन संग्रह के कारण क्या होता है? फूल जाता है। वैसा तना जो भूमि के अंदर में बढ़ता है और अपनी जीवन की रक्षा के लिए भूमि के अंदर में रूपांतरित होगा, और भोजन संग्रह के कारण क्या होगा? फूल जाएगा। यह जो होता है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो ये हो गया राइजोम प्रकंद, राइजोम प्रकंद। अब एक मैं फिगर आपको बना देता हूं। ये देखिए, जिनके घर में हल्दी और अदरक की खेती होती है उनको पता होगा। ये भूमि के अंदर, और ये नोड है, ये नोड एक दूसरा के अपोजिट निकलेगा। ये हो गया नोड, नोड संधि। ये हो गया 2 नोड के बीच की दूरी, इंटरनोड, इंटरनोड पर्व संधि। और इसी पर क्या निकल गया? बड्स, बड्स यानी कलियां। कभी देखिएगा हल्दी निकालने के समय में ये बड्स टूट के रह जाता है, फिर अगले साल वहीं से हल्दी निकलेगा। तो यह भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा यानी हॉरिजॉन्टल बढ़ता है। क्षैतिज दिशा मतलब भूमि के समानांतर बढ़ेगा, ऊपर ऊपर। आप जिनके यहाँ हल्दी होगा देखिएगा कुछ बड्स भूमि के ऊपर भी निकल जाते हैं। तब भूमि के अंदर में बढ़ता है, और इस पर नोड, इंटरनोड और बड्स पाए जाते हैं। तो नोड, इंटरनोड तना का लक्षण है, इसलिए यह सब तना है। और इसका एग्जाम्पल हो गया टर्मेरिक, टर्मेरिक हल्दी, हल्दी, और जिंजर, जिंजर अदरक। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ये राइजोम प्रकंद के एग्जाम्पल टर्मेरिक, हल्दी, जिंजर अदरक हो गया। अब देखो हल्दी में एक पिगमेंट पाया जाता है, क्या नाम है? कुरकुमीन। कुरकुमीन, ये पदार्थ के कारण हल्दी का रंग क्या होता है? पीला होता है। कुरकुमीन पदार्थ के कारण हल्दी का रंग क्या होता है? पीला होता है, और इसी के कारण हल्दी में जो है पीलापन होता है। ठीक है। तो कुरकुमीन नामक पदार्थ के कारण हल्दी का रंग क्या होता है? पीला होता है। तो राइजोम वैसा तना जो भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में बढ़ता है, और इस पर नोड, इंटरनोड और बड्स पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया टर्मेरिक, हल्दी, जिंजर अदरक। और हल्दी में कुरकुमीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके चलते हल्दी का रंग क्या होता है? पीला होता है।
नेक्स्ट आइए, उसके बाद है कॉर्न। कॉर्न घनकन, कॉर्न घनकन। ये आप देखो, आप अपने घरों में ये भूमि के अंदर, ठीक है, ये आप देखो इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ये ओल है, ये जो है ये हो गया बड्स, बड्स कलियां। जहां से वर्ड्स निकला ये हो गया नोड, नोड संधि। और दो नोड के बीच की दूरी क्या हो गया, इंटरनोड, यानी पर्व संधि। क्या हो गया, पर्व संधि। अब जरा इसको समझिएगा कि यह तना जो है भूमि के अंदर वर्टिकली ऊर्ध्वाधर बढ़ता है। गांव में सुनते होइएगा कि जितना गड्ढा खनिएगा उतना बड़ा ओल निकलेगा, ठीक है। तो ये वर्टिकली बढ़ता है, इस पर भी नोड, इंटरनोड और बड्स पाए जाते हैं। आप देखोगे एक बार ओल जहां लगा दीजिएगा सालों साल वहीं से ओल निकलेगा। ओल निकालने के क्रम में एकाध नोड बड्स टूट के भूमि में रह जाते हैं, फिर एक नया पौधा निकलता, ठीक है। तो यह तना जो है भूमि के अंदर ऊर्ध्वाधर वर्टिकली बढ़ता है, इस पर भी नोड, इंटरनोड और बड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ओल, ओल। और दूसरा हो गया कोलोकेशिया, यानी अरवी, जिसको बहुत एरिया में अरवी बोलते हैं, बहुत एरिया में पैक्ची भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बंडा, जिसको कंदा बोलते हैं, लंबा लंबा होता है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखो कि ओल जब हम खाते हैं तो गले में क्या होता है, नोचनी होता है, खराश होता है। तो ओल खाने से गले में नोचनी होता है, इसमें केमिकली पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण ओल खाने से गले में नोचनी होती है। इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए इसमें हम लोग नींबू या इमली का रस मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, इसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। छिलने उलने या काटने उठने में ये नोचने लगता है, तो उस कंडीशन में हम लोग करते हैं, ठीक है। तब ये देखो कॉर्म धनकर, तो यह जो तना है भूमि के अंतर्गत वर्टिकली ऊर्ध्वाधर बढ़ता है, इस पर नोड, इंटरनोड और बड्स पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया ओल और कोलोकेशिया अरबी। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण ओल या अरबी खाने से गले में नोचनी होता है, इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए इसमें नींबू या इमली का रस मिला दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बल्ब। बल्ब ये हो गया सल्ककंद, या फिगर देख के भी आप बता सकते हैं क्या चीज का मैं बनाया हूं। ये प्याज है, ये बाहरी हो गया स्केली लीफ, ये हो गया स्केली लीफ, सल्कपत्र, सल्कपत्र। और ये जो अंदर का पार्ट हो गया इसको बोलते हैं फ्लैसी लीफ, मांसल पत्र, मांसल पत्र। और ये हो गया फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट, रेशेदार जड़। क्या हो गया, रेशेदार जड़। अब देखो कि तना मांसल और छोटा होता है, और इसमें सल्क पत्र और मांसल पत्र लगे होते हैं। इसमें खाने योग्य भाग क्या हो गया, मांसल पत्र, फ्लैसिली। और इसका एग्जाम्पल हो गया ओनियन, ओनियन प्याज। और दूसरा हो गया गार्लिक, गार्लिक लहसुन, लहसुन। ओनियन, प्याज और गार्लिक। यहाँ दो तरह से सवाल पूछेगा, प्याज और लहसुन में खाने योग्य भाग क्या है, तो तना खाते हैं, ठीक है। अगर तना ऑप्शन में नहीं रहेगा तब मांसल पत्र, फ्लैसी लीफ खाते हैं। ये दोनों पूछता है।
कि प्याज में खाने योग्य भाग क्या है, मांसल पत्र, या लहसुन में फ्लैसी लीफ, नहीं तो तना खाते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया। अब देखो प्याज में एक केमिकली पिगमेंट होता है, प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। इसी के कारण प्याज में विशेष प्रकार का गंध होता है, सल्फर यौगिक है, प्याज में विशेष प्रकार का गंध होता है, स्मेल होता है। ठीक है, प्याज में SO2 गैस पाया जाता है। जब हम प्याज काटेंगे तो यह SO2 गैस निकलेगा और वायुमंडल में जो नमी है, जल है, इसे प्रतिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, H2SO4 का निर्माण करेगा। और जब H2SO4 आंख में पड़ता है तब आंख से आंसू निकलते हैं और जलन महसूस होता है। लेकिन प्याज काटने से पहले जब आप 10 मिनट पानी में डाल दीजिए तो ये SO2 गैस पानी में घुल के पानी में रह गया, इसलिए देखिएगा पानी ब्लैक हो जाता है। तब आप प्याज काटिएगा, छिलिएगा, तब आपको न आंख से आंसू निकलेगा और न आंख में आपको जलन होगा। क्लियर? लहसुन में भी एक केमिकली पिगमेंट पाया जाता है, एलाइसिन। इसी के कारण लहसुन में एक विशेष प्रकार का गंध, स्मेल होता है। तो ये प्याज और लहसुन में जो विशेष प्रकार का गंध होता है, ये सल्फर कंपाउंड के कारण, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड भी सल्फर कंपाउंड है और एलाइसिन भी क्या है, सल्फर कंपाउंड है, जिसके कारण इनमें एक विशेष प्रकार का गंध होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो ट्यूबर कंद। ये आप देखो इस तरह का स्ट्रक्चर, ये हो गया नोड संधि, और ये दो हो गया इंटरनोड पर्व संधि, और इसी पर इस तरह के निकल जाएगा बड्स। आलू के केस में इसको आई बोलते हैं, आंख बोलते हैं। ठीक है, तो आलू देखिएगा तना का अंतिम भाग एकदम इस तरह से आलू लगाते हो तो नीचे में होगा, तो तना का अंतिम भाग भोजन संग्रह के कारण गोल होता है। इस पर नोड, इंटरनोड और बड्स पाए जाते हैं। बड्स को क्या कहते हैं, आई, आलू का आंख। और जब हम आलू लगाते हैं तो इसी बड्स को काट के लगाते हैं तो एक नया पौधा निकलता है, और इसका एग्जाम्पल हो गया पोटैटो यानी आलू। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो आपको राइजोम का एग्जाम्पल हो गया हल्दी अदरक, कॉर्म का एग्जाम्पल हो गया ओल अरबी, बल्ब का एग्जाम्पल हो गया लहसुन प्याज, ट्यूबर का एग्जाम्पल हो गया ये आपको आलू। तो ये हल्दी अदरक ओल अरबी लहसुन प्याज आलू में खाने योग्य भाग क्या होता है, तना होता है। क्लियर? तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में अभी तक।